हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव जाखोटिया एक बार फिर आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। आज हम लोग सोल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आगे पढ़ेंगे। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, आरएलवीपी और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये 2 पॉइंट्स अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन लोगों को अगला टॉपिक शुरू करना है, दैट इज थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अब सबसे पहले तो ये जाने कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, और दूसरा पॉइंट ये है कि फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग वही एक कर्व बनाते हैं ताकि अपन को ये पूरा डिस्कशन अच्छे से समझ में आ जाए। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि अपने लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो, ये कर्व तो हम जानते ही हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, राइट ना। इस कर्व में तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है हम लोग एक कर्व और बनाते हैं जिसे बोलते हैं सॉल्वेंट की जगह अब यहाँ पे होना चाहिए सोल्यूशन। यही बोलते हैं ना, सोल्यूशन होना चाहिए। यहाँ पे अपन लोग रखते हैं टेम्परेचर, यहाँ पे अपन लोग रखते हैं वेपर प्रेशर। अब देखो, ये तो हम जानते हैं कि अगर बॉइलिंग का केस डिस्कस करें तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, सोल्यूशन का ज्यादा होना चाहिए सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, राइट। तो वो केस तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अपन उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन इसका टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं। सोल्यूशन का टेम्परेचर 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री जो भी है, अपन उसका टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं। टेम्परेचर कम करने से क्या हो रहा है बच्चों, ये देखो आप लोग, टेम्परेचर कम करने से वेपर प्रेशर भी कम होता जा रहा है, और वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा, नियरली अपन कह सकते हैं कि नियरली कम हो जाएगा, नेग्लिजिबल जैसा हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम मतलब वेपर्स भी कम, वेपर्स कम तो इसका मतलब या तो वो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में होगा, या फिर वो सब्सटेंस या फिर वो सोल्यूशन जो है या सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर में होगा। केवल ये दो ही चीजें होंगी। तो ऐसा टेम्परेचर और ऐसा वेपर प्रेशर, ऐसा टेम्परेचर और ऐसे वेपर प्रेशर का पॉइंट जहां पर सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स के बीच में साम्य अवस्था मिल जाए, उस पर्टिकुलर पॉइंट को अपन क्या बोल देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हैं। क्योंकि देखो, फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक का क्या मतलब होता है, 0 डिग्री पे बात करो, वाटर को 0 डिग्री पे बात करो 1 atm और 0 डिग्री पे बात करो, तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी सॉलिड स्टेट में भी रहता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी लिक्विड स्टेट में भी रहता है। आई थिंक ये बात अपन को समझ में आती है, दोनों है ना। तो देखो, इसका मतलब हिमांक जो है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है, एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा तापमान का बिंदु है जहां पर सॉलिड और लिक्विड अवस्थाओं के मध्य साम्य अवस्था बनी रहती है। वेयर freezing point is the point at which there is an equilibrium between solid and liquid states of the given solution, given substance, given solvent, right? ये बात अपन को समझ में आती है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा वो यहां पे होगा, राइट। तो यहां पर जो है वो सॉलिड और लिक्विड के बीच में, सॉलिड और लिक्विड के बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर वेपर प्रेशर पे और टेम्परेचर पे जो बिंदु हमें अटेन होता है, दैट पॉइंट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट, एंड दिस टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग टेम्परेचर फॉर सॉल्वेंट। अब बात कर लेते हैं सोल्यूशन की। तो हम सब जानते हैं कम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर और भी कम होता है, राइट। तो अब आप देखो, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखोगे तो यहां पर तो वेपर प्रेशर और भी कम है ना, लेकिन यहां पॉइंट वेपर प्रेशर का नहीं है, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम होगा, मतलब वेपर्स कम बनेंगी।
वेपर्स कम बनेंगी या ना के बराबर बनेंगी? तो वेपर्स जब कम बनेंगी तो उनका प्रेशर भी कम होगा, तो वेपर्स का स्टोरी खत्म हो गया। अब तो सिर्फ दो ही फेजेस बची, फर्स्ट है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड। आई थिंक बताओ ये बात अपन को समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? आगे बढ़ते, आगे देखिए, इस कर्व को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं अपने समझने के लिए बस। तो इसका मतलब हम जैसे 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 और टेम्परेचर कम करते जाते हैं, वी फाइंड दैट कि फिर एक टेम्परेचर हमारे को अटेन होता है यहां पर, जहां पर क्या मिलता है, सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन होता है। ये फर्स्ट पॉइंट है। इसके इस पॉइंट के आगे आप जितने भी पॉइंट्स लेके जाएंगे, जैसे इस कर्व के आगे आप कितना भी पॉइंट लेके चले जाएं, वहां पर सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं होगा, वहां पर वो सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां पे इक्विलिब्रियम होता है। बोले उससे नीचे चले गए तो, जैसे पानी की बात करो, -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री सेल्सियस पे आ गए आप, तो क्या मिलेगा आपको? वहां पे सॉलिड लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, वहां पे सिर्फ सॉलिड स्टेट मिलेगी। मतलब इससे कम टेम्परेचर पे आप जाओगे या इससे भी कम टेम्परेचर पे आप जाओगे तो वहां पे इक्विलिब्रियम आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोग को केवल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट लेना है, तो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट जो है वही है। राइट, इस पॉइंट को मैंने नॉमेनक्लेचर कर दिया T2। अब आप देखिए कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, T1, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, T2। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ कि ज्यादा हुआ? फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो गया। T2 किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए है। तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम है और सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होती है, अवनमन होता है। फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हो जाती है, हिमांक में अवनमन हो जाता है, हिमांक कम हो जाता है। ये बात अपन को क्लियर होनी चाहिए कि हिमांक में क्या हो रहा है, अवनमन हो रहा है। यहां तक अपने को क्लियर है ये वाली बात, कैसे इसको कंप्लीट करना है ना? ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है कि कितना है, मतलब लाइक डिप्रेशन कितना हुआ, अवनमन कितना हुआ। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर इसको डेल टी से चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट अपन को पता करना है। तो फाइनली कितना टेम्परेचर था और इनिशियली कितना था, वो यही तो आएगा। तो इसका मतलब मेरे को इस गैप को, ये जो गैप है अपने पास में, मेरे को इसको लिख देना चाहिए क्या, डेल टी एफ। तो डेल टी एफ मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब आप देखिए ये टेम्परेचर वापस से वही है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हैं और केल्विन में भी ले सकते हैं, दोनों में से किसी में भी ले सकते हैं। बट याद रखना ये जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा और हमेशा नेगेटिव आएगा। क्यों? फाइनल टेम्परेचर कम है, इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये डिफरेंस हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। आई होप ये बात अपन को क्लियर है। लेकिन याद रखना हमको क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में नेगेटिव साइन नहीं लेना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वैल्यू आती कैसी है, ये वैल्यू आती तो नेगेटिव है, लेकिन हम लोगों को ये वैल्यू, ये पार्ट जो है वो कैसा है, नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि नेगेटिव साइन जो है वो क्या बताता है, नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि देयर इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम हो गया है। नेगेटिव साइन अपन को ये बता देता है, ऑलरेडी अपन को ये बताता है ना। तो प्लीज इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इसमें कोई जबरदस्ती नेगेटिव का साइन आप यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, नेगेटिव को आप लोगों को याद रखना है। यहां तक अपने को क्लियर हो गया। मतलब देखो ये बात तो पक्का हो गया कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर चाहे हाई टेम्परेचर पे देखो चाहे लो टेम्परेचर पे देखो, हमेशा और हमेशा उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। किससे कम होता है, सॉल्वेंट से कम होता है। पक्का। देखिए जब अपन हाई टेम्परेचर पे देख रहे थे तो आप लोगों को यहाँ पर अपन ने बॉइलिंग पॉइंट में ग्राफ बना के देखा था, कौन सा पॉइंट कम होगा कौन सा पॉइंट ज्यादा होगा, ये हाई टेम्परेचर वाला जोन हो गया। लेकिन अब हमको हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, हमको तो फ्रिज करना है, और फ्रिज करने का मतलब सॉलिड और लिक्विड दोनों अवस्थाएं जो है वो साम्य अवस्था पर होनी चाहिए, ऐसा पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर बनाना है। क्लियर। अब देखिए तो जब अपन ने टेम्परेचर कम करना शुरू किया तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, और उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर मैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखूं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, कम है।
राइट तो ये बात तो पक्की हो गई। दूसरी बात, हम लोग टेम्परेचर कब तक कम करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर पे बहुत ज्यादा, वेपर प्रेशर आपको बस इन 2 पॉइंट्स को जस्टिफाई करने के लिए है। उसके बाद अपन लोग जो आगे का डिस्कशन करेंगे वो आगे का डिस्कशन करेंगे कि ऐसा बिंदु बताइए जहां पर सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम मिल जाए, वो पॉइंट अपन लोगों को यहाँ पर मार्क करना है। ये हो गया पॉइंट ए, इस पॉइंट को बोल दीजिए पॉइंट बी। अब देखो एक डिस्कशन और है, थ्योरेटिकल डिस्कशन है, वो थ्योरेटिकल डिस्कशन और कंप्लीट कर लेते हैं। देखो मैं ए और बी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूं। देखिए ए और बी पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो इससे एक चीज और समझ में आ रही है। ए पॉइंट इज द आइडियल पॉइंट जहां पे कुछ भी मिक्सिंग नहीं है, जहां पे परफेक्ट मेरे पास में क्या अवेलेबल है, सॉल्वेंट अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं ए से बी पॉइंट की तरफ जाता हूं तो बीच में मेरे को इनफाइनाइट छोटे 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 बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं क्या, मुझे पहले ये बताइए। राइट अब देखो ये जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन की कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगी, मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी होगी इसके अंदर में, चाहे वो थोड़ी ज्यादा हो चाहे वो थोड़ी कम हो, लेकिन होगी ना। तो इसका मतलब आप देखो कि एक सोल्यूशन ऐसा भी तो बन सकता था, बन सकता था, राइट। तो अब आप देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम ही है, ये वाली जो लाइन है ये लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम है, कि मतलब इस सॉल्वेंट से लेकर के सोल्यूशन के बीच में जितने भी टाइप के, जितनी भी कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं उन सब का लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम है ये। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम मिलेगा, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम फेज में आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। मतलब क्या है, मतलब ये है जैसे 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 कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, वैसे 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 बॉय फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम 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 होता जाता है। ये बात अपन को समझ में आनी चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन अभी अपन ने किया है। ये देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मान लीजिए आपके पास 1 कैपिटल M का सोल्यूशन है आपके पास में, ठीक है। दूसरा हो गया 2 कैपिटल M का सोल्यूशन है, तीसरा हो गया आपके पास में 1.5 कैपिटल M का सोल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें पानी में क्या मिक्स किया, मान लो चीनी मिक्स किया हम लोगों ने, है ना, पानी है उसमें चीनी मिक्स किया, एक सोल्यूशन बनाया 1 कैपिटल M, दूसरा सोल्यूशन बनाया 2 कैपिटल M और तीसरा बनाया 1.5 कैपिटल M, ठीक है। तीनों का फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए। इसका सोल्यूशन को बॉटल को लेबल कर देते हैं बॉटल A, इसको बोल देते हैं बॉटल B, इसको बोल देते हैं बॉटल C। 3 बॉटल है, अब तीनों के फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। तो ये सारी मैथमेटिक्स थोड़ी करेंगे, अपन को तो ट्रिक जानना है। तो याद रखना हायर द concentration of solution, higher the depression in freezing point। देखो भाई हायर वर्ड आप हटा भी दो तो सिंपल सी बात है, बस ये ध्यान रख लो कि कंसंट्रेशन किसके प्रोपोर्शनल हो गई है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के प्रोपोर्शनल हो गई है। कंसंट्रेशन डिप्रेशन के प्रोपोर्शनल हो गई है, मतलब जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उतना कम फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा, उतना ज्यादा डिप्रेशन मिलेगा, फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू उतना ही कम होता जाएगा। तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका मिलेगा, सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा बी का, उसके बाद सी का, उसके बाद ए का। तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आ गया समझ में कि फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीज समझ में आ गई। ये वाला जो लाइन है इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इस पॉइंट पे बस यही बताया जाता है कि हर पॉइंट पे यहाँ पर आपको फ्रीजिंग पॉइंट कम 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 मिलता जा रहा है। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। जनरली अपन यही तो लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर अगर कोई क्वांटिटी डिपेंड करे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पर अगर कोई प्रॉपर्टी डिपेंड करे, तो उसे कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं ना। तो इसका मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है।
बताइए ये बात अपन को समझ में आया या नहीं आया? सिंपल है ये तो। आई थिंक अपना ये वाला पार्ट कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला डिस्कशन करते हैं। अब देखिए आगे अपन इसके मैथमेटिकल पार्ट पे चलने वाले हैं। इसका मैथमेटिकल पार्ट क्या बोलते हैं, देखो देखो इसका मैथमेटिकल पार्ट बोलता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। मोलैलिटी आप लोग सब जानते हैं, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं के एफ इंटू में एम। के एफ क्या चीज है? मोलल डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, नियतांक, ठीक है। इसको आप लोग चाहें तो ये भी बोल सकते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, हिंदी में भी यही बोलते हैं क्रायोस्कोपिक नियतांक। तो मतलब क्या है, देखो क्रायोस्कोपिक एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है, क्रायोजेनिक्स, उससे वर्ड निकला है। क्रायोजेनिक्स मतलब लो टेम्परेचर पे किए जाने वाले जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो सब क्रायोजेनिक्स के अंदर में आते हैं। लो टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री या उससे कम वाले जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो क्रायोजेनिक्स जो है इंजन में बेसिकली यूज होते हैं, तो क्रायोजेनिक्स वर्ड वहां से निकला है, लो टेम्परेचर से, ठीक है। अच्छा इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट अभी भी देखो सेम ही होगा, यहाँ पे केबी होता था और अब यहाँ पे केएफ आ गया, यही है। बाकी देखो इधर भी चेंज इन टेम्परेचर इधर मोलैलिटी, तो यहाँ पर जो इसका यूनिट होगा वो होगा केल्विन किलोग्राम प्रति। क्लियर? ये चीज ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, वैसे नाम याद रखना, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि केएफ का वैल्यू कितना होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, द डेफिनेशन ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज एज फॉलोज। तो देखो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है हमारी, बड़ा ही आसान सा काम है। When the molality of the solution is 1 unit, when the molality of the solution is 1 unit, then change in temperature या फिर change in freezing point is called as cryoscopic constant, right? क्योंकि देखो अगर स्मॉल एम का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू 1 हो जाएगा, तो के एफ का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, डेल टी एफ के, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट के। तो वही इसका डेफिनेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपन लोग इसको मैथमेटिक्स में इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या कहते हैं, देखो डेल टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन आएगा या मास ऑफ द सॉल्वेंट आएगा, मास ऑफ द सॉल्वेंट आएगा, क्योंकि मोलैलिटी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हो जाएगा ये ग्राम्स में, तो ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है, के एफ की जगह के एफ, यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू बी, इधर हो जाएगा 1000, इधर आ जाएगा अपना एम बी, इधर हो जाएगा डब्ल्यू ए, दैट शुड बी इन ग्राम्स, और ये हो जाएगा डेल टी। ठीक है, कुछ डाउट्स बेसिक, ये कहां से आया, फ्रॉम रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स मेड बाय साइंटिस्ट। इसका डिस्कशन नहीं है अपने कोर्स में, तो अननेसेसरी इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, केएफ की वैल्यू कहां से मिलेगी। मान लो ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा, ये सब क्वेश्चन में गिवन होगा, केएफ का वैल्यू कहां से मिलेगा। तो देखो केएफ के वैल्यू के लिए
ये अगर आप लोग याद कर पा रहे हैं तो ये बिल्कुल वही फॉर्मूलाज है जो पहले लिखे थे। यहां पे पहले केबी के लिए क्या लिखा था, आर टी बी स्क्वायर, टी बी स्क्वायर। अब जरा इस बात को समझिए आप लोग, पहले इस बात को समझो। आर टी बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का स्क्वायर था, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट का स्क्वायर होगा, ठीक है। याद रखना यहाँ पर टेम्परेचर जो भी आप पुट करेंगे ये कंपल्सरीली बोल रहा हूं ये किस में होना चाहिए, केल्विन में ही होना चाहिए, यहां पर केल्विन में ही होना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एलसी कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंस करना है ना, मतलब कैसे इसको अपन बोल सकते हैं, या फिर अगर ऐसे नहीं आ रहा तो लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग भी लिख सकते हो। भाई ये नहीं समझ में आ रहा तो फ्रीज करना है आपको, ये क्या करना है अपन को, फ्रिज करना है। सेम डॉक्यूमेंट है, सेम चीज है जो अपन लोग यहां पर सीख के आए। एक चीज देखो, चाहे आप आरएलबीपी पढ़ो, चाहे एलिवेशन पढ़ो, चाहे डिप्रेशन पढ़ो, हर फॉर्मूला में हम एमबी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से, एक और अभी फोर्थ पढ़ेंगे उसमें भी ऐसा आ जाएगा, है ना, उसमें भी अपन एमबी कैलकुलेट कर पाएंगे। मतलब अपन हर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ढंग से समझिए, हर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये बात अपन को पता होना चाहिए। अब बोले कई बार ऐसा आ जाता है, तो अब जैसे आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर जब मॉलिक्यूलर मास ही कैलकुलेट करना है और वेपर प्रेशर से ही सब रिलेशन है, तो अपन जो है ये 3 या 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, एक से ही कर लो। तो देखो, अगर मान लो कि कोई सब्सटेंस हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही ना करता हो, 0 डिग्री से ऊपर वाले टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, विद्यमान ही नहीं रह सकता, तो अगर उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे भैया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का सहारा लेना पड़ेगा। कोई ऐसा सब्सटेंस है जो लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब हाई टेम्परेचर पे ही फॉर्म होता है। कई ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे ही बनते हैं, लो टेम्परेचर पे वो बनते ही नहीं है, वो बन ही नहीं सकते। तो तब हमको कौन सा लेना, बताओ, तब अपन को कौन सा लेना, तब अपन को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सहारा लेना है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, नॉर्मल टेम्परेचर हो, मतलब वेपर्स बन सकती हो, वॉलेटाइल सॉल्यूशन हो, तब अपन को कौन सा लेना, आरएलवीपी वाला लेना। तो कई ऐसे भी होते होंगे जो नॉर्मल टेम्परेचर, सर रूम टेम्परेचर पे बताओ, आप तो लो टेम्परेचर की बात कर ली, हाई टेम्परेचर की बात कर ली, वॉलेटाइल सॉल्यूशंस की बात कर ली आपने, ऐसा तो बता दो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, मतलब मैं कहता हूं 27 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा काम करेगा, 30 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा काम करेगा। मैं ना उसको हीट करना चाहता हूं, ना मैं उसको ठंडा करना चाहता हूं, तब कौन सा सब्सटेंस काम करेगा, तो वो तब अपना काम करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमारी 4th क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है, वो काम करेगी यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अपन उसके बारे में देखेंगे, लेकिन अपन लोग हमेशा देखो ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, तो अपन लोग उसके बारे में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पहले इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लें ताकि अपन को कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 5 ग्राम सब्सटेंस when dissolved in 50 gram water lowers freezing point by 1.2 degree Celsius. Calculate molecular mass of substance if KF for water। आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमेशा KF हो या KB हो, वो हमेशा सॉल्वेंट के लिए दिया जाता है ना, इज 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। देखिए
कैसे कैलकुलेट करना है, क्या है? सबसे पहला काम तो अपन लोगों को क्या करना है, गिवन डेटा लिखना है, ठीक है। गिवन डेटा क्या क्या है वो देखो। सबसे पहले तो आपको WB कितना गिवन है, 5 ग्राम गिवन है। WB कितना गिवन है, 5 ग्राम गिवन है, ठीक है। WA भी गिवन है, WA कितना है, 50 ग्राम गिवन है, क्लियर। और क्या क्या गिवन है आप लोगों को, गिवन है फ्रीजिंग पॉइंट लोअर कर देता है, तो डेल TF कितना होना चाहिए, माइनस में 1.2 डिग्री सेल्सियस, और इसी को अपन लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस में 1.2 केल्विन। याद रखना, चेंज इन टेम्परेचर चाहे डिग्री सेल्सियस में करो चाहे केल्विन में करो, हमेशा वैल्यूज कैसी रहती है, सेम। माइनस साइन यूज नहीं करना है, माइनस साइन केवल इसको बताता है। बताओ ये बात अपन को समझ में आया या नहीं आया, राइट ना? ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट एक और चीज गिवन है, वो चीज गिवन है KF। तो KF कितना गिवन है, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये आपके पास में गिवन, ठीक। अब आप देखिए हम लोग इसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बड़ा ही आसान सा काम है, बहुत सिंपल काम है। देखो एक बार पहले देखो क्या फॉर्मूला लगाना है, वही डेल TF इज इक्वल्स टू KF, इधर हो जाएगा WB मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय MB मल्टीप्लाइड बाय WA, दैट शुड बी इन ग्राम्स। ये वैल्यू कितना 1.2, इधर कितना 1.86, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय MB तो पता ही करना है, और इधर हो जाएगा 50, क्लियर। इधर देखो ये कैंसिल आउट हुआ 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दिया, क्लियर। MD इधर आ जाएगा, यहां पे रहेगा 1.86 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 1.2, यही तो बचेगा, बाकी तो सब कैंसिल आउट ही हो गया ना, ठीक है। इधर देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 186 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10। देखो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर आ गया 186, ठीक है। और नीचे 1.2 को अपन ने कन्वर्ट कर दिया 12 बाय 10, 10 ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ देखो ये हो गया 2, ये हो गया 3 1, तो यहां पर आ जाएगा 155 ग्राम्स। ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है अपन लोगों को, क्लियर। जो गिवन डेटा है पहले वो लिखिए, उसके बाद फॉर्मूला लिखिए, ताकि अपन को पता चल जाए। देखो ये अपन को गिवन है, ये अपन को गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो बस यही तो फाइंड आउट करना है। अगर कुछ नहीं गिवन तो अपन को फाइंड आउट करने का टेक्निक लगाना पड़ेगा, बट पहले फॉर्मूला लगा के खुद को कंफ्यूज नहीं करना, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एन एक्वस सॉल्यूशन हैज 5% यूरिया एंड 10% ग्लूकोज बाय वेट। कैलकुलेट freezing point of solution। क्या गिवन है आप लोगों को, एक दो चीजें बता देता हूं, उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। सबसे पहली चीज, वाटर के लिए KF का वैल्यू 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल,
ये याद रख लीजिए, कई बार क्वेश्चन में नहीं भी देगा तो आपको याद होना चाहिए। और ठीक इसी तरह से वाटर के लिए ही Kb का वैल्यू होता है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। Kf और Kb का वैल्यू वाटर के लिए, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ज्यादातर समय क्वेश्चन इसी के लिए दिए जाते हैं, तो ये चीज अपन को याद होनी चाहिए। क्लियर? अब देखो एक बात बताओ, अपन लोगों को जो क्वेश्चन गिवन है वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो अलग टाइप का मतलब हो गया कि भाई यहां पर आपको दो चीजें मिक्स कर दी। हम ये कैसा सोल्यूशन हो गया, अब बाइनरी सोल्यूशन नहीं, अब टर्नरी सोल्यूशन है। लेकिन टर्नरी और बाइनरी और कोई सा भी सोल्यूशन है, कहानी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की लगानी है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो यूरिया जो है आपने पानी में मिक्स किया, पहले कैसे पता चला पानी में मिक्स किया, कौन सा सोल्यूशन गिवन है, एक्वा सोल्यूशन गिवन है। इसका मतलब सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पर पानी है। एक चीज मुझे बताओ, अगर सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पर पानी है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस, राइट? ये चीज अपन को पता करना है, क्योंकि तभी तो अपन सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बता पाएंगे ना कि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, राइट? तो देखो ये चीज अपन को क्लियर है। इसको अपन लोग क्या बोल देते हैं, T1 से डिनोट कर देते हैं, याद रखना इस बात को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसमें आपने बोला कि भाई यूरिया, तो अपन यूरिया की बात कर रहे थे, तो ये यूरिया क्या करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट को कम करेगा, और ये ग्लूकोज भी क्या करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट को कम करेगा ना। तो दोनों ही फ्रीजिंग पॉइंट को कम करेंगे और दोनों ही आपस में कोई रिएक्शन नहीं शो करेंगे। यूरिया ग्लूकोज इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो देखो अपन लोग यहाँ पे दो कंपोनेंट में काम करते हैं, ठीक है? देखो सबसे पहले बात, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो पहला आएगा यूरिया से जितना चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट होएगा प्लस ग्लूकोज से जितना फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आएगा, वो दोनों का एडिशन जो होगा वो टोटल डिप्रेशन होगा, टोटल फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आएगा। बताओ ये बात अपने को क्लियर है क्या? ऑब्वियसली ऐसा ही होना चाहिए। तो अब देखो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। इसका फॉर्मूला लिखने के लिए फॉर्मूला तो अभी भी वही है, KF WB 1000 डिवाइडेड बाय MB मल्टीप्लाइड बाय WA इन ग्राम्स। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, यूरिया के लिए एप्लीकेबल है। प्लस सेम फॉर्मूला लिखेंगे KF WB 1000 डिवाइडेड बाय MB मल्टीप्लाइड बाय WA इन ग्राम्स, और ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होना चाहिए ग्लूकोज के लिए। तो अब इनका डेटा कहां से लाएं, डेटा तो अपन को दो ही डेटा दे रखे बस, ठीक है? तो सबसे पहले अपन डेटा लेके आ जाते हैं यूरिया का। तो यूरिया के लिए अपन को क्या गिवन है, 5% बाय वेट बोल दो या बाय मास बोल दो, यही तो हुआ। तो देखो अपन लोगों ने W/W, W/V ऐसी परसेंटेज कॉम्पोजिशंस पढ़ा है अपन लोगों ने। तो देखो इसको अपन लोग कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो क्या, यूरिया जो है वो 5 ग्राम अवेलेबल है 100 ग्राम विलियन में। 5 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ द सोल्यूशन, यही तो बोलते हैं। तो भाई 100 ग्राम का तो सोल्यूशन है, तो सॉल्वेंट कितना है बताओ। WB मिल गया, WA मिल गया, MB चाहिए। MB देखो यूरिया का मास कितना होता है, तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये तो बताओ। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। जब आप इसके लिए डेटा सॉल्व करोगे तो यहाँ पर डेटा आ जाएगा आपके पास में 60 ग्राम्स। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो इन सब के लिए जब आप सॉल्व करेंगे NH2CONH2 के लिए, तो उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 60। ये डेटा अपन को मिल गया। दूसरा डेटा किसके लिए कैलकुलेट कर ले, ग्लूकोज के लिए कैलकुलेट कर ले। क्या गिवन है 10% बाय मास। इसका मतलब क्या है कि 10% ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। तो भैया सॉल्यूशन कितना होगा 90 ग्राम्स होगा, ठीक है? तो अब मुझे बताओ बस एक और चीज आपको चाहिए MB। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 180 ग्राम्स। फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का C6H12O6। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12,
हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेटा आ जाएगा 180। ठीक है, अब देखो ये तो वो डेटा है जो अपन लोगों को क्वेश्चन से अपन लोगों ने निकाला है, राइट। अब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तभी तो फाइनल आंसर आएगा। तो देखिए Kf का वैल्यू है 1.86, ये तो फिक्स ही दे ही रखा है क्वेश्चन में, है ना। मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो गया 60, इधर हो जाएगा अपना 95। ठीक है, प्लस 1.86 इंटू में 10 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय 180 इंटू में 90, राइट। जब अपन इस पार्ट को पूरा सॉल्व करेंगे तो अपने पास में यहां पर आंसर आ जाएगा आप इसको चाहें दोनों टर्म्स में लिख सकते हैं, है ना। डेल टी एफ टोटल जो है वो 3.04 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी कितनी हुई, 3.04 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। पहले कितना था फ्रीजिंग पॉइंट T1, तो फाइनली कितना होगा वो एक बार देख लेते हैं। बस फाइनली के लिए हम लोग करने वाले हैं, बस ये लाइन हटा रहा हूं मैं यहाँ से, ये आपका फाइनल सोल्यूशन भी आ जाएगा यहाँ पर। तो आप लोगों को गिवन है डेल टी एफ और इसका मतलब होता है फाइनल टेम्परेचर। ये सोल्यूशन का टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये किसका है, सॉल्वेंट का है। पक्का, ठीक है। इधर देखो ये अपन को पता करना है, ये अपन को पता करना है कि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। ये कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ये अब आप देखो ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो कमी बताता है ना कि कितनी कमी हुई है, तो यहां पर आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा ना। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया कि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, माइनस में 3.04 डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर हो गया। आई होप समझ में आ रहा है। तो देखिए इस तरीके की आप लोग काफी सारे क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो डीपीपी आपको गिवन है वो डीपीपी से आप लोग ये क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।